Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 8 related to direct taxation, that is income under the head capital gains. So capital gains में हमने previous video में क्या discuss किया था? हमने discuss किया था section number 47. So section number 47 में हमने क्या देखा था? सेक्शन नंबर 47 बोल रहा था कि हमारे जो ट्रांजेक्शन है जिनको हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिनको ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाएगा। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट गिफ्ट। सो गिफ्ट का दो केस था, रिलेटिव और नॉन रिलेटिव वाला। उसके बाद हमने डिस्कस किया कैपिटल गेन इन केस ऑफ टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, इन दैट केस भी एचयूएफ क्या करेगा, अपने मेंबर्स को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेगा, तब भी हम यहाँ पे कैपिटल एसेट चार्ज नहीं करते हैं। सो सेक्शन नंबर 47 में कवर किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय एचयूएफ इन इट्स टोटल और पार्शियल पार्टीशन इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। टोटल या पार्शियल पार्टीशन हो रहा है एचयूएफ का, और उस समय अगर एचयूएफ कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेगा, ठीक है, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एसेट्स। सो एचयूएफ के लिए भी टैक्सेबल नहीं होता, मेंबर्स के लिए भी टैक्सेबल नहीं होता। मतलब नॉर्मली हमने जो गिफ्ट में रिलेटिव वाला केस देखा था ना, सिमिलर वे में हमारा एचयूएफ का टोटल और पार्शियल पार्टीशन वाला केस है। देखिए फर्दर ट्रांसफर बाय मेंबर्स, तो देखिए एचयूएफ और मेंबर्स के लिए टैक्सेबल नहीं होगा जब भी एचयूएफ पार्टीशन के समय डिस्ट्रीब्यूट करेगी कैपिटल एसेट टू मेंबर्स। अब फर्दर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मेंबर्स उसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले क्या हुआ, एचयूएफ से मेंबर के पास गया, अब मेंबर जो है इसको फर्दर ट्रांसफर कर रहा है। इन दैट केस सेल कंसिडरेशन क्या लेगा, अब टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब मेंबर क्या है, ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पे जो हुआ था उसको हमने ट्रांसफर नहीं माना था, है ना। अब ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर में टैक्सेबिलिटी भी आएगी। सेल कंसिडरेशन एज यूजुअल आपको लेना है, जो भी वैल्यू में सेल या ट्रांसफर हो रहा है वो आप यहाँ पे लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है आपको, कॉस्ट ऑफ एसेट इन द हैंड्स ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ ने जब एक्वायर किया होगा तब उसको कितना कॉस्ट पड़ा, वो कॉस्ट आप यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट कब से मिलेगा, जब मेंबर ने होल्ड किया सच एसेट, मतलब एचयूएफ से ट्रांसफर हो गया, मेंबर के पास जब आया तब से इंडेक्सेशन मिलेगा, जब तक आप आगे ट्रांसफर करते हैं तब तक का। ये किसके हिसाब से, एज पर लॉ। पर एक और केस हमारे पास आता है, दैट इज मंजुला जे शाह का केस, जिसमें आप एचयूएफ दैट इज प्रीवियस ओनर का भी इंडेक्सेशन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सो प्रीवियस ओनर ने जब से होल्ड किया होगा तब से इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हैं एज पर मंजुला जे शाह केस। सो अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने मंजुला जे शाह केस के हिसाब से ट्रीटमेंट किया है। नेक्स्ट आता है इंडेक्स बेनिफिट ऑन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब भी एक्चुअल इम्प्रूवमेंट होगा तब उसके हिसाब से आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा, भले वो करेंट ओनर करे या फिर प्रीवियस ओनर करे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एसेट, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट होगा कि कैपिटल शॉर्ट टर्म एसेट। ये कैसे डिसाइड होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए बोला गया कि आप एचयूएफ का भी पीरियड ऑफ होल्डिंग और मेंबर का भी पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐड करेंगे और टोटल पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से चेक करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इसके बाद हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय 100% होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडरी इंडियन कंपनी एंड वाइस वर्सा। मतलब होल्डिंग अगर इंडियन सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है या फिर इंडियन सब्सिडरी कंपनी इंडियन होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, बस ये ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप 100% होना चाहिए और रिसीवर जो है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाता, मतलब ऐसा माना जाता है कि कैपिटल एसेट अब होल्डिंग सब्सिडरी पूरा 100% होल्ड कर रही है, मतलब वो उसी की कंपनी हो गई, तो आप क्या कर रहे हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, ऐसा माना जाता है, इसलिए उसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं करते, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको इसमें ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया गया है उसको एग्जेम्पशन की तरह लिया गया है, और ये एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया जा सकता है। कब विड्रॉ होगा, अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर 100% रिलेशनशिप बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी सीज हो जा रहा है।
मतलब वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। या तो 100% रिलेशनशिप खत्म हो जा रहा है, या तो कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में आपने कन्वर्ट कर लिया। ये कब तक कर लिया आपने? 8 साल के अंदर कर लिया फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब अगर 8 साल के बाद करते हैं, इन दैट केस वहां पे एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। अगर 8 साल के अंदर आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में या फिर 100% रिलेशनशिप सीज हो गई है, तब आपका क्या होगा? टैक्सेबिलिटी अराइज होगा। सो ट्रांसफरर कंपनी के लिए क्या होगा? मतलब जिसने ट्रांसफर किया है कैपिटल से, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा? जो भी एग्जेम्पशन उसको अर्लियर हमने प्रोवाइड किया होगा, वो एग्जेम्पशन अब उसका टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल कब किया जाएगा? उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जब आपने एसेट को क्या किया होगा? ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यही सेम ट्रांसफरर का केस दोनों जगह सेम है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट में भी, सेसेशन ऑफ 100% रिलेशनशिप में भी। लेकिन ट्रांसफरी के लिए चेंज होगा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल एसेट को जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स ये बात है, टैक्सेबिलिटी आती है। हमने ये डिस्कस भी कर रखा है पहले ही सेक्शन नंबर 45 के अंदर कि किस तरीके से कैपिटल एसेट अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो कैसे टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेसेशन ऑफ 100% रिलेशनशिप। क्या यहाँ पे कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है? क्या ट्रांसफर हो रहा है क्या बाय ट्रांसफरी? आंसर इज नो। ट्रांसफरी उसको आगे कहीं ट्रांसफर नहीं कर रहा। इन दैट केस यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसलिए नो ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ आपको। इन डिटेल हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर रखा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। आज का पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है, सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है, अगर कंपनी अमलगमेट हो रही है इंडियन कंपनी में, ठीक है, अगर कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी में अमलगमेट हो रही है तो इन दैट केस कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया जाएगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर हो रहा है बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी, इन दैट केस यहाँ पे ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है। सो क्या बोल रहा है देखिए, कोरस ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और टाटा स्टील लिमिटेड है, तो कोरस ग्रुप पब्लिक लिमिटेड हो गई अमलगमेट विथ टाटा स्टील लिमिटेड। अमलगमेट हो गई तो कौन सी कंपनी अमलगमेटिंग कहलाएगी? जो कि अमलगमेट हो रही है, और जिसमें अमलगमेट हो रही है वो अमलगमेटेड कंपनी कहलाएगी, ठीक है। सो कोरस ग्रुप पब्लिक लिमिटेड के जो भी कैपिटल एसेट्स थे वो ट्रांसफर हो गए टाटा स्टील लिमिटेड को। इन दैट केस एज ये एक ही कंपनी बन गई अमलगमेशन होने के बाद, इसलिए यहाँ पे ये एसेट जब आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं ऐसा ही माना जाएगा, और यहाँ पे ट्रांसफर नहीं माना जाता और कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होता, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो। ये था अमलगमेशन वाला केस। नेक्स्ट देखिए, डीमर्जर वाला केस सिमिलर है। When a company is demerged and a resulting company is formed, then no transfer arises. So क्या बोल रहा है? डीमर्जर हो रहा है। डीमर्जर कैसे होता है? तो एग्जांपल देखिए, मैक्स इंडिया लिमिटेड है जो कि इंडिया की लीडिंग बिजनेस कॉर्पोरेट्स में थी, ठीक है। अब उसके अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स थे, अलग अलग वर्क होता था, तो उनको ये अलग अलग वर्क को मैनेज करना एक ही कंपनी के अंदर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैक्स इंडिया लिमिटेड ने डीमर्जर करा और उन्होंने डीमर्ज करके 3 अलग अलग टाइप की कंपनीज फॉर्म कर ली। मैक्स इंडिया लिमिटेड जो नाम था वो ही रहा, मतलब ये कहलाएगा हमारा डीमर्ज्ड कंपनी। और रिजल्टिंग कंपनी कौन सी है? मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इससे बना है, और मैक्स वेंचर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये बनी है रिजल्टिंग कंपनी। तो 2 रिजल्टिंग कंपनी बनी और एक डीमर्ज्ड कंपनी। मतलब ये जो कंपनी थी इसका ये और ये पार्ट अलग कर दिया गया, तो बचा कौन सा? ये वाला पार्ट, ठीक है। सो जो बचा हुआ है वो डीमर्ज कहलाएगा, जो अलग किया गया है वो रिजल्टिंग कहलाएगा, ठीक है। इन दैट केस अब ये रिजल्टिंग कंपनी को कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करना पड़ेगा मैक्स इंडिया लिमिटेड को। सो जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो ट्रांसफर के अंदर कवर नहीं किया जाएगा और कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। आई होप अच्छे से आपको समझ आया हो ये। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या बोल रहा है देखिए, अब इसके लिए डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं, फिर हम इसके रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, हमने देखा था कोरस ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमलगमेट हो गई थी टाटा स्टील लिमिटेड में, है ना। अब समझ लीजिए कोरस ग्रुप पब्लिक लिमिटेड के अमलगमेशन से पहले ये शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। आपको शेयर होल्डर्स दिख रहे हैं, ये सारे शेयर होल्डर्स इसके हैं। अब इसने 200 शेयर्स खरीदे, 100, 300, 500, 100 और उसने 2000 शेयर्स खरीदे। सो अब क्या हो रहा है, ये जो कंपनी है इसके ये शेयर होल्डर्स हैं। अब ये कंपनी जब आगे जाके इससे अमलगमेट हो जाएगी
तो ये शेयर होल्डर्स के पास तो अब ये शेयर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कंपनी ही नहीं है। अब वो कंपनी तो दूसरी कंपनी में जाके अमलगमेट हो गई। इन दैट केस यहाँ पे बोला गया कि अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नई कंपनी के शेयर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने खर्च किया उस पर वैल्यू, उनकी थोड़ी गलती थी अमलगमेशन हुआ तो, इसलिए उनको शेयर्स मिलेंगे। किसके शेयर्स मिलेंगे? अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स, दैट इज टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर्स आपको देने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को। किसके शेयर होल्डर्स? कोरस ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। ठीक है, अब इनको शेयर्स मिलेंगे तो वो शेयर्स जो होने चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट के शेयर्स मिलने चाहिए उनको। ठीक है, तो आपको समझ लीजिए 2000 के शेयर्स खरीदे थे और 2000 के इक्वल अमाउंट के आपको शेयर्स मिल गए दूसरी कंपनी के। तो क्या यहाँ पे कोई भी बेनिफिट हो रहा है या शेयर होल्डर को? आंसर इज नो, कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाता। अब देखिए एग्जाम्पल हमारे पास है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास 2000 शेयर्स हैं। ये 2000 शेयर्स उन्होंने खरीदे थे 5/5/2014 को एट द रेट 55 ईच। कितना हो गया प्राइस? देखिए 55 का खरीदा था, कितने शेयर्स खरीदे थे? 2000 शेयर्स खरीदे थे, तो इन टोटल 1,10,000 रुपीज के शेयर्स हो गए उसके पास। ठीक है, अब उसने कब खरीदा था? 2014 में खरीदा था। अब कंपनी अमलगमेट हो रही है, कोरस ग्रुप किससे अमलगमेट हो रही है? टाटा स्टील लिमिटेड से। कब हो रही है? 1/11/2018 को अमलगमेशन हो रहा है। इन दैट डेट मार्केट वैल्यू ऑफ कोरस शेयर्स 105 है और मार्केट वैल्यू ऑफ टाटा के भी शेयर्स की वैल्यू 105 है। सो मिस्टर ए को रिसीव हो गए 2000 शेयर्स टाटा स्टील लिमिटेड, क्योंकि सेम वैल्यू के थे, तो जितने उसके पास शेयर्स थे इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर्स उसको टाटा स्टील लिमिटेड से मिल गए। कब मिल गए? 1/11/2018 को उसको मिल गए। सो अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफर हुआ कि? आंसर इज नो, यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ है और हाँ ना ही हम यहाँ पे ट्रांसफर ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर इसके आगे फर्दर ट्रांसफर कर रहा है ये शेयर होल्डर को टाटा स्टील के शेयर मिल गए, अब ये शेयर होल्डर इसको जाके बेच रहा है, इन दैट केस टैक्सेबिलिटी आएगी। आंसर इज यस। सो अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आ रही है, तो क्या टैक्सेबिलिटी आएगी समझिएगा। अब देखिए 1/5/2019 को मिस्टर ए ने सेल किए 2000 शेयर्स ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड एट द रेट 190 ईच। 190 ईच के मिस्टर ए ने बेच दिए 2000 शेयर्स। किसके? टाटा स्टील लिमिटेड के। कब बेचे? 1/5/2019 को। तो अब कैपिटल गेन अराइज होगा फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 किसके हाथ में अराइज होगा? मिस्टर ए के हाथ में अराइज होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? जितने अमाउंट में उसने सेल किया है दैट इज 2000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 190 दैट इज इक्वल टू 3,80,000 रुपीज। ठीक है, अब आती है बात एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर की। तो क्या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हुआ है? आंसर इज नो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो इंडेक्सेशन होगा कि नहीं, दैट इज लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, सबसे पहले वो चेक करना होगा हमको। सो हम अगर ऊपर आए और देखें यहाँ पे, सो देखिए हमारे पास हमने शेयर्स, हमको टाटा स्टील लिमिटेड के हम बेच रहे हैं। टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर्स हमको कब मिले थे? 1/11/2018 को, और हम सेल कब कर रहे हैं? 1/5/2019 को। नॉर्मली टाटा स्टील लिमिटेड पब्लिक कंपनी है तो हम बोल सकते हैं कि लिस्टेड कंपनी होगी और इसके शेयर्स लिस्टेड होंगे। इन दैट केस 12 मंथ्स का टाइम देखेंगे, 1/11/2018 से लेके 1/11/2019 तक होगा अगर आपके पास, तो वो क्या कहलाएगा? इसके अंदर होगा तो शॉर्ट टर्म, इसके ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म। अगर हम ये डेट लेते हैं तो उसके हिसाब से हमने ट्रांसफर कब किया है? 1/5/2019 को, जो कि पहले कर दिया है। सो हमारा क्या राइज होना चाहिए? हमारा राइज होना चाहिए शॉर्ट टर्म। लेकिन यहाँ पे आपको बोल दिया कि आपको ये डेट नहीं लेनी है होल्डिंग पीरियड चेक करने के लिए। होल्डिंग पीरियड चेक करने के लिए आपको लेनी होगी डेट जब आपने एक्चुअल में शेयर्स एक्वायर किए, दैट इज 5/5/2014। इस दिन से आप होल्डिंग पीरियड चेक करेंगे। तो 2014 में हमने खरीदा था, 2019 में बेच रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इसको हम ट्रीट करेंगे लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ट्रीट करेंगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही यहाँ पे सारी ट्रीटमेंट्स होंगी। सो देखिए हमने क्या करके रखा है, हमने लेके रखा है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे उसको आपको करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इंडेक्सेशन हो रहा है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है? सो 2000 शेयर्स एक्वायर कितने रुपए में किए थे? हमने 55 में किए थे। अभी ट्रांसफर कब कर रहे हैं? 1920 में, तो उसका CII डिवाइडेड बाय हमने, अब CII किसका ले? CII का प्रॉब्लम आ गया। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको कब तक का मिलेगा? सो पीरियड तो हमने देख लिया कि पीरियड आपको लेना है पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से ये वाला,
कॉस्ट भी आपको यही वाली लेनी है। सो इंडेक्सेशन कब तक कर ले, तो इंडेक्सेशन आपको लेना है जब आपको एक्चुअल में अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिले, दैट इज 1/11/2018 को हम लेंगे और उस दिन के हिसाब से इंडेक्सेशन होगी। तो 2018 दैट इज 18-19 में आपने शेयर्स लिए थे, सो 280 यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडेक्सेशन का। अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें सो ये हमारे पास आएगा 1,13,536, ठीक है। सो अगर आप इसको डिडक्ट करेंगे तो आपकी एट लास्ट वैल्यू आ रही है 2,66,464 रुपीज। आई होप क्लियर हुआ हो, और ये हमारा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। मैंने आपको क्या चीजें समझाई, हमारा मेन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ही प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पे कॉस्ट क्या लेनी है, कॉस्ट लेनी है जब आपने एक्चुअल में एक्वायर किया था वो कॉस्ट आएगा यहाँ पे, और पीरियड ऑफ होल्डिंग किसके हिसाब से डिसाइड होगी, एक्चुअल में जब आपने एक्वायर किया था उसके हिसाब से। इंडेक्सेशन बेनिफिट कब तक का मिलेगा, जब आपको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिले तब से आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं आप। सो एग्जांपल देखें, अगर हम इलस्ट्रेशन नंबर है 14 हमारी बुक का, दैट इज ICMA की CMA इंटर रिलेटेड बुक से हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख रहे हैं। मिस्टर जोसेफ हैं जिनके पास 1000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ एक्स लिमिटेड, जो कि उन्होंने एक्वायर किए थे 17/8/2007 को विल के थ्रू अपने फादर से। सो क्या हो गया, गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस वाला केस आ गया, ठीक है, और इसमें भी रिलेटिव वाला केस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके फादर ने कब एक्वायर किया था, 17/7/2004 को एक्वायर किया था। इनको कैसे मिला था, गिफ्ट के थ्रू मिला था अपने फादर से, दैट इज मिस्टर जेड से। सो यहाँ पे भी गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस वाला केस आ गया रिलेटिव के थ्रू। एक्चुअल में मिस्टर जेड ने एक्वायर किया था वो शेयर्स 18/8/2000 को 20 ईच पे, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू अलग अलग दिन पे आपको दी हुई है, ठीक है। तो एक्चुअल में किसने एक्वायर किया था, मिस्टर जेड ने। तो प्रीवियस ओनर वाला कंसेप्ट समझिएगा, क्या हो रहा है, मिस्टर जोसेफ है और यहाँ पे हमारे हैं मिस्टर जोसेफ के फादर एंड मिस्टर जोसेफ के फादर दैट इज मिस्टर जेड। सो क्या हुआ, मिस्टर जेड ने ट्रांसफर किया उनके बेटे को, सन को गिफ्ट के थ्रू, इन्होंने इसको ट्रांसफर किया बिल के थ्रू, है ना। सो यहाँ पे अब आपको बताना है कि यहाँ पे प्रीवियस ओनर कौन होगा। सो प्रीवियस ओनर नॉर्मली हम जो कंसेप्ट देखते हैं उसके हिसाब से ये फादर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में किसने एक्वायर किया है, एक्चुअल में एक्वायर किया मिस्टर जेड ने। सो प्रीवियस ओनर कौन होगा, मिस्टर जेड प्रीवियस ओनर कहलाएगा। जिसने एक्चुअल में एक्वायर किया होता है वो हमारा प्रीवियस ओनर होता है, ठीक है। सो अब अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। सो कितने में एक्वायर किया है, 20 रुपीज में एक्वायर किया है, और 20 रुपीज में कब एक्वायर किया है, तो देखा जाए यहाँ पे 18/8/2000 को एक्वायर किया। अब 2000 है मतलब 1/4/2001 से पहले की वैल्यू है, तो हमको क्या चेक करना होगा कि 1/4/2001 की वैल्यू क्या है। सो 1/4/2001 की वैल्यू है 18। सो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से हायर कौन सा है। सो हायर हमको पता चल रहा है कि 20 है, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप 20 है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई हो। अब नॉर्मली अगर हम सिर्फ गिफ्ट वाला केस देखें और गिफ्ट के बाद अगर कोई फर्दर ट्रांसफर होता है, गिफ्ट के बाद फर्दर ट्रांसफर मतलब हमारे जो मिस्टर जोसेफ है वो फर्दर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्रीवियस ओनर के हिसाब से हम क्या लेते हैं, होल्डिंग पीरियड भी मिस्टर जेड का लेंगे, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी मिस्टर जेड का लेते हैं, और मंजुला जे शाह के हिसाब से हम जो उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो भी मिस्टर जेड का लेते हैं। सो अगर नॉर्मल गिफ्ट का होता तो यहाँ पे हम मिस्टर जेड का पूरा चीज लेके वहाँ पे कैलकुलेशन करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मिस्टर जोसेफ को मिलने के बाद अमलगमेशन हो रहा है कंपनी का, ठीक है, कंपनी अमलगमेट हो रही है, तो इन दैट केस अमलगमेशन में हम किसका इंडेक्सेशन लेते हैं, अमलगमेशन होने के बाद दैट इज अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स का इंडेक्सेशन लेते हैं। जब आपको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिले तब से आप इंडेक्सेशन करते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन में आगे। ऑन 31 मार्च 2013 एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, वाई लिमिटेड के साथ अमलगमेशन किया है, और अमलगमेशन में क्या हो रहा है, देखिए हर 2 इक्विटी शेयर्स के लिए आपको 3 इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो मिस्टर जोसेफ के पास कितने शेयर्स थे, मिस्टर जोसेफ के पास थे 1000 शेयर्स, है ना। अब इनको मिलने वाले हैं हर 2 शेयर्स के बदले 3 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सो एक्स में उसके पास 2 शेयर्स थे, वाई लिमिटेड में उसको 3 शेयर्स मिलने वाले। सो यहाँ पे 1000 है,
अब अगर आप देखें यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए, 2 थे 3 मिलने वाले हैं, सो 1500 शेयर्स मिलेंगे आपको वाई लिमिटेड के। सो एक्स लिमिटेड के आपके 1000 शेयर्स की वैल्यू वाई लिमिटेड के 1500 शेयर्स के इक्वल होगी। हमने बोला था इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर्स ही आपको दिए जाते हैं, है ना। सो भले क्वांटिटी अलग है लेकिन अमाउंट सेम रहेगा दोनों का। सो हमने एक्वायर कितने में किया था, 20 रुपए ईच। सो 1000 इंटू 20 करें तो 20,000 रुपीज आया था हमारा टोटल। यहाँ पे भी आपका टोटल 20,000 ही आना चाहिए, ठीक है। सो कैसे आएगा, हम करेंगे 20,000 को डिवाइड 1,500 से, तो दैट इज इक्वल टू 13.33 रुपीज अगर पर शेयर पड़े तो हमारे पास 20,000 रुपीज आ जाएगा 1,500 शेयर्स के लिए। सो हमारा कॉस्ट क्या पड़ गया हर एक शेयर का, 13.33 पर शेयर वाई लिमिटेड के शेयर्स का, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन। ऑन 2/4/2019 मिस्टर जोसेफ ने बेच दिए 1000 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड टू वन ऑफ हिज फ्रेंड फॉर 38 ईच। 38 ईच में उसने बेच दिए। अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी, 1000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय हर एक शेयर का प्राइस 38 में हमने सेल किया तो 38,000 हो गया। कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है क्या, आंसर इज नो। फिर इसके बाद आते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 1000 शेयर्स कॉस्ट हमने कितनी निकाली थी, 20 मल्टीप्लाइड बाय 289 जब ट्रांसफर हो रहा है, डिवाइडेड बाय अमलगमेशन कब हुआ, अमलगमेशन हुआ 31 मार्च 2013 को। सो इस दिन का हम इंडेक्सेशन लेंगे। अगर आप इंडेक्सेशन चेक करें तो यहाँ पे आपके पास आएगा 200, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज नो, 20 नहीं आएगा। 20 एक्स लिमिटेड के शेयर्स का है। हम कौन से शेयर्स बेच रहे हैं, हम वाई लिमिटेड के शेयर्स बेच रहे हैं जिसका कॉस्ट है 13.33, ठीक है। हमने अभी कैलकुलेशन की है। सो कैलकुलेशन में कितना आया है, 13.33 हमारा कॉस्ट आया है, वही कॉस्ट हम यहाँ पे लेंगे। और इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 19,267 रुपीज हमारा आने वाला है। और एट लास्ट हमारा इंप्रूवमेंट तो इसमें होगा नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास आएगा 18,733। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई और रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो इससे रिलेटेड हमारे पास एक और एग्जांपल है। ये एग्जांपल आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, अमलगमेशन में कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होता है टू अमलगमेटेड कंपनी, इन दैट केस ट्रांसफर नहीं माना जाता। फिर हमने डीमर्जर का देखा, अगर डीमर्जर हो रहा है और कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू रिजल्टिंग कंपनी, इन दैट केस भी ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाता। फिर हमने अमलगमेटेड कंपनी का देखा कि अगर शेयर्स मिल रहे हैं अमलगमेटेड कंपनी के इन रिटर्न ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी शेयर्स, इन दैट केस भी ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाता। अब आते हैं लास्ट केस जो कि हमारा ये अमलगमेशन डीमर्जर वाले का लास्ट है, दैट इज इन द केस ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर अगर हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, शेयर्स वाला ही, ठीक है ना। सो हमारे पास है एक्स लिमिटेड। ये जो एक्स लिमिटेड है ना, इसके हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स है, ए बी सी और जेड। ए बी सी और जेड इसके डिपार्टमेंट्स हैं। इसके डिपार्टमेंट्स जो है इक्वल डिपार्टमेंट्स है। मतलब अगर ये पूरा 100% है तो इसका 25%, इसका 25%, इसका 25%, इसका 25%, है ना। मतलब अगर कोई भी इसके शेयर्स खरीदेगा, मतलब इसका 25% वो खरीद रहा है, इसका 25% खरीद रहा है, इसका 25%, इसका 25%। जैसे मैंने इसके शेयर्स खरीदे, समझ लीजिए 100 रुपए के थे, तो मैंने ए के 25 रुपीज़ के खरीदे, बी के 25 के, सी के 25 के, जेड के 25 के, मैंने ऐसा माना चाहेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ये जो एक्स लिमिटेड है वो डीमर्ज हो गई और एट लास्ट जेड को अलग कर दिया गया और बाकी सब कंपनीज एक साथ थी। तो जेड को अलग कर दिया, ये कहलाएगी रिजल्टिंग कंपनी जिसके पास 25% चला जाएगा अपना, और बाकी सारी कंपनीज एक साथ ही हैं तो डीमर्ज कंपनी कहलाएगी ए बी और सी, और इनका शेयर कितना रहेगा 75%, जो कि हमने ए बी और सी का टोटल करके लिख दिया है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई हो। अब समझिए इसमें एक शेयर होल्डर आ रहा है मिस्टर पी, जिसने खरीदे थे 40 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1/5/2015 को उसने खरीदे एट द रेट ₹200 ईच, ठीक है। सो यहाँ पे उसने शेयर्स खरीदे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 5/11/2019 को, मतलब उसके शेयर्स खरीदने के बाद डीमर्जर हो रहा है और रिजल्टिंग कंपनी फॉर्म हो रही है जेड लिमिटेड। आपको बताना है कि क्या मिस्टर पी को जेड लिमिटेड के भी शेयर्स मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे और उसके अमाउंट क्या होगी। सो देखिए
मिस्टर पी ने 200 रुपए के शेयर्स खरीदे थे। ये 200 रुपए में उसने शेयर्स खरीदे थे, किसके शेयर्स खरीदे थे? एक्स लिमिटेड के। एक्स लिमिटेड उस टाइम क्या थी? ए बी सी और जेड पूरा एक्स लिमिटेड के पार्ट थे, है ना। मतलब उसने 200 रुपए को अगर हम डिवाइड करें तो 50 के इसके, 50 के इसके, 50 के इसके, 50 के इसके शेयर्स खरीदे थे, समझ लेते हैं, है ना। अब क्या हो रहा है? जेड को अलग किया जा रहा है, मतलब सिर्फ अभी अगर देखा जाए जेड के शेयर्स अगर उसको नहीं देते हैं तो उसको 150 के 40 शेयर्स मिलेंगे, 150 ईच के। मतलब उसको ने 200 का खरीदा था, उसको बिना मतलब का नुकसान हो गया, बिना मार्केट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन देखे। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मिस्टर बी क्या एक्सेप्ट कर लेगा कि 200 के शेयर्स खरीदे थे, उसको उसके बदले 150 के शेयर्स मिल रहे हैं? आंसर इज नो। मिस्टर बी बोलेगा कि मुझे जेड के भी शेयर्स चाहिए, जेड लिमिटेड जो आपने अलग से कंपनी फॉर्म की उसके भी शेयर्स चाहिए। तो अब जेड लिमिटेड के उसको कितने शेयर्स मिलने चाहिए? अगर देखा जाए तो ये जो 40 शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 150। दैट इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो 6000 रुपीज़ यहाँ हो गया, और 200 जब वैल्यू थी तो 8000 रुपीज़ हो रहा था। मतलब उसको जितना भी शेयर मिले 2000 वैल्यू के शेयर मिलने चाहिए। यहाँ पे उसका अमाउंट कितना है? उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाइज देखते तो 50 रुपये उसका अमाउंट आता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो एट लास्ट आपको 2000 शेयर्स ही मिलेंगे। जितने शेयर्स आपके वहां थे इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। 1000 शेयर्स आपने एक्स लिमिटेड के खरीदे थे, एक रिजल्टिंग कंपनी अलग हो गई, है ना, जेड लिमिटेड रिजल्टिंग कंपनी अलग हो गई, तो उसके भी आपको 1000 ही शेयर्स मिलेंगे, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। इसका अमाउंट इन टोटल 150 हो गया, इसका अमाउंट 50 हो गया, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ये वाला ए वाले का आंसर है 40 शेयर्स हमको मिलेंगे, और 40 शेयर्स का प्राइस क्या होगा? 40 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 2000 रुपीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6/12/2019 को मिस्टर पी ने शेयर्स बेच दिए जो कि उसको रिजल्टिंग कंपनी से मिले थे, ठीक है। व्हाट विल बी द टैक्स इम्प्लीमेशन? तो यहाँ पे उसने @ ₹500 पे बेचा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स उसने 500 पे बेचे। ये बी वाले को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, रिजल्टिंग कंपनी वाला केस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या आएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? कितने शेयर्स बेचे हैं? 40 शेयर्स बेचे हैं @ ₹500, दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आ रही है 20,000। 20,000 में हमने शेयर्स बेच दिए। अब कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है क्या? नहीं है। कोई आपका इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट है क्या? नहीं है। हमारे पास क्या आता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या इंडेक्सेशन होगा? तो उसके लिए हमको पीरियड ऑफ होल्डिंग समझना पड़ेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग समझते हैं सबसे पहले। देखिए, उसने शेयर्स एक्चुअल में कब एक्वायर किए थे? 1/5/2015 को एक्वायर किए थे, और वो कब बेच रहा है? वो बेच रहा है 6/12/2019 को। जैसे कि वहां पे हम पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्चुअल जब आपने खरीदा था उसके हिसाब से लेते हैं, यहाँ पे भी पीरियड ऑफ होल्डिंग जब आपने एक्चुअल खरीदा है तब के हिसाब से लेंगे। हमने 2015 को खरीदा है, 2019 में बेच रहे हैं, 5 साल का डिफरेंस है तो लॉन्ग टर्म आएगा। यहाँ पे होगा आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करें कितने शेयर्स थे? 40 शेयर्स थे रिजल्टिंग कंपनी के। प्राइस कितना था? प्राइस हमने अभी डिवाइड किया, रिजल्टिंग कंपनी कौन सी है? जेड। जेड का प्राइस कितना? 50। हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे ₹50। ये आपके पास आएगा 2000 रुपीज, है ना। अब यहाँ इंडेक्सेशन भी करना है। इंडेक्सेशन होगा 289 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ट्रांसफर किया, डिवाइड किससे करेंगे? यहाँ पे भी आपको जब एक्चुअल में रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिले, जैसे हम वहां करते थे सेम वही ट्रीटमेंट जैसे हमने अमलगमेशन में किया था, जब आपको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते थे तब तक का इंडेक्सेशन। सिमिलर वे में जब आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिले तब आप इंडेक्सेशन करेंगे। रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स हमको कब मिले? 5/11/2019 को मिले। कौन सा ईयर आ रहा है? 2019-20 ही आ रहा है, इसलिए 289 से ही यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 289 से डिवाइड किया हमने, एट लास्ट 2000 ही आ रहा है ना। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, इसके बाद लिखा हुआ है कि कंपनी, देखिए क्या हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कर देती हूँ। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ऑन हम बेच रहे हैं 1/2/2020 मिस्टर पी सोल्ड द शेयर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी।
डीमर्ज कंपनी के शेयर्स बेच रहा है कौन, मिस्टर पी, एट द रेट ₹1000 ईच, व्हाट विल बी द टैक्स इम्प्लीकेशन। देखा जाए तो अब उसके पास 1000 शेयर्स डीमर्ज कंपनी के हैं, रिजल्टिंग कंपनी के जो 1000 शेयर्स थे वो उसने बेच दिए। अब डीमर्ज कंपनी के 1000 शेयर्स उसके पास बचे हैं जो कि वो 1000 रुपए में ही बेच रहा है, 1000 रुपए ईच। सो कैसे कैलकुलेशन होगी, देखिए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर डीमर्ज्ड कंपनी, ठीक है। सो डीमर्ज कंपनी के लिए सबसे पहले आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना आएगा, कितने शेयर्स हम बेच रहे हैं, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज, दैट इज इक्वल टू, सॉरी 1000 शेयर्स नहीं है यहाँ पे 40 शेयर्स हैं, सो 40 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज, दैट इज 40,000। नेक्स्ट आता है कोई इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर है क्या, नो। हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सो इंडेक्सेशन ही होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों का सेम लेंगे, ठीक है। 40 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने अभी कैलकुलेट किया 150, हमने कहाँ कैलकुलेट किया, देखिए हमने कैलकुलेट किया ए बी सी एक साथ हो गई है, तो इनका कॉस्ट कितना आ रहा है 150, है ना। सो 150 हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मल्टीप्लाइड बाय जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज 289। अब डीमर्ज के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट कब से मिलेगा, तो जब आपने एक्चुअल में शेयर्स एक्वायर किए तब से मिलेगा, क्योंकि ये रिजल्टिंग फॉर्म हो रही है कि ये अलग कंपनी फॉर्म हो रही है, कि आंसर इज नो, ये वही कंपनी है। तो यहाँ पे आपको इसके लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा 15/2015 से ही, दैट इज 2015-16 का ही इंडेक्सेशन मिलेगा। सो उसका अगर आप वैल्यू देखें तो ये आपके पास आएगा 254, ठीक है। सो 254 हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 6867। सो एट लास्ट आपके पास आएगा 33,133 जो कि हमारा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप क्लियर हुआ हो। दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग सेम रहेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको निकालना सिखा दिया परसेंटेज वाइज, है ना। हमारे पास 4 डिपार्टमेंट से हमने परसेंटेज वाइज निकाला। हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, उसका टेंशन मत लीजिए। फिर इंडेक्सेशन की बात आती है तो रिजल्टिंग कंपनी के लिए जब एक्चुअल में आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिले, और डीमर्ज कंपनी के लिए जब एक्चुअल में आपने फर्स्ट टाइम शेयर्स एक्वायर किए थे अपने पैसे खर्च करके, वाले डेट से आपको इंडेक्सेशन मिलेगा डीमर्ज कंपनी के लिए। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम देखेंगे। सो देखिए हम डीमर्ज्ड कंपनी वाला एग्जांपल देख रहे हैं। मिस्टर ए है जिसने परचेस किए हैं 1000 शेयर्स 500 ईच पे, 31/2008 को उसने परचेस किए पीक्यूआर लिमिटेड के। पीक्यूआर लिमिटेड डीमर्ज हो गई और एक रिजल्टिंग कंपनी फॉर्म हुई। रिजल्टिंग कंपनी कौन सी थी, XYZ लिमिटेड विथ 30% एसेट्स, ठीक है। 30% एसेट्स उसको दिए गए। मिस्टर ए को रिसीव हुए शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 1/4/2019 को उनको रिसीव हुए। ऑन 1/3/2020 मिस्टर ए ने बेच दिए 40% शेयर्स पीक्यूआर लिमिटेड के एट द रेट ₹1,800 ईच एंड 70% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड एट द रेट ₹700 ईच। सो समझिएगा पीक्यूआर लिमिटेड है, पीक्यूआर लिमिटेड क्या हो गई, डीमर्ज हो गई। एक बन गया पीक्यूआर लिमिटेड का डीमर्ज वाला पार्ट और दूसरा रह गया XYZ लिमिटेड जो कि रिजल्टिंग कंपनी बन गई, ठीक है। अब देखिए 1000 शेयर्स थे पीक्यूआर लिमिटेड में, किसके, मिस्टर ए के। सो पीक्यूआर लिमिटेड जो डीमर्ज हुई उसमें भी उसके 1000 रहेंगे, XYZ लिमिटेड जो कि रिजल्टिंग बनी उसमें भी 1000 रहेंगे। शेयर्स वही रहेंगे, बस उनका कॉस्ट चेंज हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये पूरा 100% था, तो इसने क्या किया, अपना 30% एसेट्स XYZ लिमिटेड को दे दिया और बचा हुआ किसके पास रहेगा, पीक्यूआर लिमिटेड के पास। तो कॉस्ट अगर देखा जाए, शेयर्स की कॉस्ट कितनी थी, 50 थी। 50 को भी हम डिवाइड कर देंगे 70% और 30% कॉस्ट के हिसाब से। 500 का 70% दैट इज इक्वल टू 350 एंड 500 का 30% दैट इज इक्वल टू 150। सो ये निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल दिया ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इज 350 एंड XYZ लिमिटेड इज 150, ठीक है। इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई हो। अब देखिए कॉस्ट हमको पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट में। सबसे पहले हम रिजल्टिंग कंपनी का देखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेच रहे हैं। रिजल्टिंग कंपनी दैट इज XYZ लिमिटेड के शेयर्स हम 700 में बेच रहे हैं। कितने शेयर्स बेच रहे हैं, 70%। XYZ लिमिटेड के पास कितने शेयर्स हैं, 1000 जिसका 70% दैट इज इक्वल टू 700। तो 700 शेयर्स हम बेच रहे हैं एट द रेट ₹700 दैट इज इक्वल टू 4,90,000। 4,90,000 में हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। क्या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हुआ है, आंसर इज नो।
क्या कोई यहाँ पे आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? आंसर इज यस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। कितने शेयर्स का लेंगे? कितने शेयर्स बेच रहे हैं? 700 शेयर्स। सो 700 शेयर्स का ही कॉस्ट लेंगे हम। कितना कॉस्ट आया रिजल्टिंग कंपनी के लिए? तो 150 कॉस्ट आया रिजल्टिंग का। सो 150 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब ट्रांसफर कब हो रहा है? 1920 में, डिवाइडेड बाय हमने कब रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए थे? 1/4/2019 को, दैट इज 1920 में ही, इसीलिए 289 से ही डिवाइड हो जाएगा। सो एट लास्ट ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है 1,05,000। इंडेक्सेशन क्यों किया? इंडेक्सेशन इसलिए किया क्योंकि एक्चुअल में हमने शेयर्स कब एक्वायर किए थे? 31/2008 को, और इसी के हिसाब से पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड होगा रिजल्टिंग के लिए भी और डीमर्ज के लिए भी। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट का कोई खर्चा नहीं है, तो एट लास्ट हमारे पास कितनी आ रही है वैल्यू? हमारे पास आ रहा है 3,85,000। नेक्स्ट आते हैं डीमर्ज कंपनी के लिए। सो डीमर्ज कंपनी के लिए क्या बोल रहा है, देखिए। डीमर्ज कंपनी के मिस्टर ए बेच रहा है 40% शेयर्स। कितने हैं डीमर्ज कंपनी के शेयर्स? 1000। 1000 का 40% दैट इज 400 शेयर्स बेच रहे हैं एट द रेट ₹1,800 ईच। सो 400 शेयर्स 1,800 रुपीज के, दैट इज इक्वल टू 7,20,000 रुपीज, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर निल है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात आती है तो कितने शेयर्स बेच रहे हैं? 400 शेयर्स। 400 शेयर्स का कॉस्ट लेंगे। कितना है कॉस्ट पर शेयर? 350। सो 350 हम यहाँ पे लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्सेशन। बेनिफिट कब तक का मिलेगा? तो जब आपने एक्चुअल में शेयर्स एक्वायर किए थे, दैट इज 31/2008 को, तब का आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, दैट इज 129 आएगा। सो आपके पास ये वैल्यू आएगी 3,13,643। सो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे होगा नहीं। एट लास्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है 4,06,357। सो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लैरिटी हुई हो, सारा रिलेटेड टू हमारा डीमर्ज एंड रिजल्टिंग। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दिया है, किससे रिलेटेड? हमारा अमलगमेशन वाले से रिलेटेड। आपको डीमर्ज वाले का मैंने 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में अच्छे से समझा दिया। एक हमने यही देखा और दूसरा हम अभी देख के आ रहे हैं, है ना। सो वो दोनों क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये दोनों टॉपिक, दैट इज अमलगमेशन और शेयर्स वाला और डीमर्ज का शेयर्स वाला, ये दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं हम। सो इसके बाद हमने देखा, इसके बाद हम देखने वाले हैं 9th पॉइंट, दैट इज कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं डिबेंचर्स को? इनटू शेयर्स। डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू शेयर्स। सो शेयर्स में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? सो इसको हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे। क्या हो रहा है देखिए, ABC लिमिटेड है, इसके हमने क्या कर लिए? हमने शेयर्स डिबेंचर्स खरीद लिए। हमने डिबेंचर्स खरीदे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो जब इनका पीरियड आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू शेयर्स, तो यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जितने अमाउंट के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू थी उतने ही अमाउंट के आपको शेयर्स दे देगी कंपनी। कंपनी आपका फायदा कराएगी क्या? आंसर इज नो, कंपनी क्यों फायदा कराएगी आपका? ठीक है, तो जितने डिबेंचर्स थे उसी के अमाउंट के आपको ये दे दिया जाएगा, इसलिए इसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप इन शेयर्स को एक्चुअली बेचने जाएंगे, मतलब समझ लीजिए मिस्टर ए ने खरीदे थे डिबेंचर्स, जिसके बदले उनको मिल गए शेयर्स। अब ये जो शेयर्स मिले, ये शेयर्स को वो बेचने जा रहे हैं, मिस्टर बी को सेल कर रहे हैं। इन दैट केस यहाँ पे मिस्टर ए के ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? जितना उसने डिबेंचर्स के लिए पे किया होगा या बॉन्ड्स के लिए पे किया होगा वो कॉस्ट हम यहाँ पे लेंगे। लेकिन होल्डिंग पीरियड कब से स्टार्ट होगा? होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा कन्वर्जन डेट से। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहा है होल्डिंग पीरियड? होल्डिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है कन्वर्जन डेट से। समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम अभी तक जो देख रहे थे उन सब में क्या हो रहा था कि हमारा होल्डिंग पीरियड कन्वर्जन डेट से नहीं स्टार्ट हो रहा था, हमारा होल्डिंग पीरियड स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग पीरियड हमारा कन्वर्जन डेट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो देखिए होल्डिंग पीरियड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या चेंज करेंगे? होल्डिंग पीरियड कब से स्टार्ट होगा वो समझिए। होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा जब हमने डिबेंचर्स एक्वायर किए। इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्शन। ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा आपको फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्शन।
होल्डिंग पीरियड आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर्स, जब से आपने एक्विजिशन किया है डिबेंचर्स का तब से, ठीक है। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। होल्डिंग पीरियड हमारा जब हमने डिबेंचर्स खरीदे थे तब का, इंडेक्सेशन बेनिफिट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। सिमिलर वे में अगर डिबेंचर्स और बॉन्ड को कन्वर्ट करके डिबेंचर्स ही मिल रहे हैं, ठीक है, डिबेंचर्स थे या फिर बॉन्ड्स थे, उनको कन्वर्ट करके दूसरे डिबेंचर्स या बॉन्ड्स मिलते। फॉर एग्जांपल आपके पास 10% वाले डिबेंचर्स या बॉन्ड थे, अब आपको 12% डिबेंचर या बॉन्ड डिबेंचर दिया जा रहा है। इन दैट केस भी यहाँ पे ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाता। सेम चीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, ओल्ड डिबेंचर या बॉन्ड का कॉस्ट। इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको कब से मिलेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। होल्डिंग पीरियड आपका क्या रहेगा, होल्डिंग पीरियड रहेगा जब आपने एक्चुअल में एक्वायर किए थे, जब आपने एक्चुअल में एक्वायर किए थे वहां से होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा। सिमिलर वे में अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इक्विटी शेयर्स, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका लेना है, प्रेफरेंस शेयर्स का, क्योंकि इसमें तो हमने कुछ भी नहीं पे किया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसी का लेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट कब से मिलेगा आपको, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। और होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा, जब आपने एक्वायर किया है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ इसको चेंज करके ये इंडेक्सेशन कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो आपको। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। एक टॉपिक इन तीनों में से हम एक से देखेंगे, ठीक है। सो इन तीनों में से हम एक टॉपिक देखेंगे, आपको इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। हम देखने वाले हैं अभी एक रिलेटेड क्वेश्चन। सो 1500 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स परचेस किए गए हैं ऑन 1/2/2012 एट द रेट ₹120 ईच। 1500 120 ईच में खरीदा है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 100, मतलब 20 रुपीज एक्स्ट्रा हमने किसका पे किया, हमने पे किया प्रीमियम का। ऑन 1/9/2017 डिबेंचर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया 1500 शेयर्स पे, जो कि 100 फेस वैल्यू के हैं। ऑन 1/4/2019 ये शेयर्स हमने बेच दिए एट द रेट ₹300 ईच। आपको बताना है कि कैसे कैपिटल गेन आएगा। सो देखिए यहाँ पे लिस्टेड शेयर्स है कि अनलिस्टेड शेयर्स है, कुछ बताया है क्या, आंसर इज नो, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है उससे रिलेटेड, ठीक है। सो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी, लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या होगा। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1500 शेयर्स हैं और 300 रुपीज में हमने खरीदे हैं, है ना। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1500 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 4,50,000। सो 4,50,000 दोनों जगह आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो कुछ भी एक्सपेंस हमने नहीं किया है ट्रांसफर रिलेटेड। नेट सेल कंसिडरेशन 4,50,000 ही हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमको चेक करना पड़ेगा हमने एक्वायर कब किए थे। हम किसका देखते हैं, एक्वायरिंग पीरियड हम देखेंगे हमने जब एक्चुअल में एक्वायर किया, दैट इज 1/2/2012 को हमने एक्वायर किया, उस दिन देखेंगे, है ना। सो 1/2/2012 को हमने एक्वायर किया है और हम सेल कब कर रहे हैं, 1/4/2019 को हम सेल कर रहे हैं। इन दैट केस देखा जाए तो दोनों जगह हमारा क्या आने वाला है, हमारा आने वाला है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही, है ना। तो यहाँ पे आपको भले लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो सेम ट्रीटमेंट होने वाला है, क्योंकि डेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। सो अगर आप देखें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैलकुलेट करें, सो कितना आएगा, 1500 शेयर्स हमने खरीदे थे, कॉस्ट कौन सा लेना है, जितने में आपने एक्चुअल में एक्वायर किया था, दैट इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 289 जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय जब आपको ये कन्वर्शन हुआ था उस दिन का, 1/9/2017 को कन्वर्शन हुआ था, दैट इज हम देखेंगे 2017-18 का इंडेक्सेशन वैल्यू, ठीक है। सो 2017-18 का इंडेक्सेशन वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो ये हमारे पास अवेलेबल है 272, ठीक है। सो 272 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 1500 इंटू 120 इंटू 289 डिवाइडेड बाई 272 दैट इज इक्वल टू 1,91,250। दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी 1,91,250 और एट लास्ट हमारे पास आ रहा है माइनस 4,50,000 दैट इज 2,58,750, 2,58,750। आई होप क्लियर हुआ हो, कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, कब परचेस किया वो डेट देखा, उसके हिसाब से होल्डिंग पीरियड देखा, कन्वर्जन हुआ था उसके हिसाब से इंडेक्सेशन लिया, कॉस्ट जो हमने एक्चुअल में पे किया था वो लिया, ठीक है। भले उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड हो लेकिन हमारे लिए तो उतना ही कॉस्ट पड़ा था ना, 120 रुपीज, इसलिए हमने वो लिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।